ये पॉइंटर्स का टॉपिक हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम। आज हम पॉइंटर्स के कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है एरे ऑफ पॉइंटर्स। तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले इस प्रोग्राम को आप देखें, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक पॉइंटर की एरे बनाई है। ऐसे ही है, एरे ऐसे ही बनाते हैं ना। इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी आप साथ मेंशन कर रहे हैं और ये आपका पॉइंटर है। तो ये 3 एलिमेंट्स की पॉइंटर एरे बनेगी। ठीक है, उसके बाद हमने 3 वेरिएबल्स बनाए, सिंपल इंट टाइप के। और पॉइंटर एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हमने किसका एड्रेस असाइन किया है, ए का। और सेकंड एलिमेंट को बी का एड्रेस, थर्ड एलिमेंट को सी का एड्रेस। समझ आ गई ये बात। और उसके बाद सिंपल हमने वो इनपुट लिया है। अब इनपुट हम किस में ले रहे हैं, देखें, ए बी और लेकिन इनके एड्रेसेस कहाँ पड़े हुए हैं, इसके अंदर। ए का एड्रेस पड़ा हुआ है पीटीआर 0 में, बी का एड्रेस पीटीआर 1 में और सी का एड्रेस पीटीआर 2 में। तो अब देखें, ये भी एक टेक्निक है कि आप वैसे तो नॉर्मली एरेस को हम प्रिंट करवा सकते हैं यूजिंग द लूप्स, लेकिन इस टेक्निक को में देखें आप कि हम वेरिएबल्स को भी प्रिंट करवा रहे हैं यूजिंग द लूप। ठीक है ना। अब ए बी सी एक रैंडम वेरिएबल्स हैं, ये मेमोरी के अंदर रैंडम लोकेशंस पे जाएंगे। दीज आर नॉट पार्ट ऑफ द एरे। ठीक है, लेकिन हमने पॉइंटर्स एरे बना के और सबके एड्रेसेस पॉइंटर को असाइन करके, उसके बाद ये आखिरी आप देखें लूप जो हमने लगाई है, कि एक लूप हमने 0 से 2 तक लगाई है और उसमें हम प्रिंट कर रहे हैं पीटीआर ऑफ आई को। तो पहले पीटीआर ऑफ 0 प्रिंट होगा, फिर पीटीआर ऑफ 1, फिर पीटीआर ऑफ 2। तो वो 1 बाई 1 इन सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज प्रिंट कर देंगे। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन आता है जी आप वेरिएबल्स बनाए कोई 5, 10 और एक लूप के जरिए उनकी वैल्यूज को प्रिंट करें, तो इस मेथड से प्रिंट करेंगे आप। ठीक है, नॉर्मली तो आप वेरिएबल्स को लूप के थ्रू प्रिंट नहीं कर सकते ना, अलग अलग प्रिंट करेंगे ना आप उसको, लेकिन इस पॉइंटर्स एरे के थ्रू आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। एंटर 3 इंटीजर्स, ये जो आपसे पूछ रहा है ये इस वजह से पूछ रहा है ना, ये जो स्टेटमेंट है। तो 3 इंटीजर्स आप लोग एंटर करेंगे। पहला इंटीजर मैंने फॉर एग्जांपल 33 लिखा, ये किस वेरिएबल में जाएगा, ए में। दूसरा वेरिएबल मैंने 22 लिखा, ये कहाँ जाएगा, और ये कहाँ जाएगा। तो उसके बाद ये देखें आउटपुट क्या है हमारे पास, उसने क्या मैसेज दिया है, योर एंटर्ड वैल्यूज आर, जो हमने जिस सीक्वेंस में वैल्यूज दी थी उसने उसी सीक्वेंस में प्रिंट कर दी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये इसकी वजह से ये आउटपुट आया है, इस लूप की वजह से। तो ये बात समझ आ गई है, पॉइंटर एरे कैसे बनानी है। ठीक है, ओके, एरे ऑफ पॉइंटर्स। नेक्स्ट है पासिंग पॉइंटर्स टू फंक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ना सिर्फ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आपके जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि आपने पॉइंटर्स को, फंक्शंस को कैसे पास करना है। वैसे पॉइंटर जो है ना वो किसी भी तरह के वेरिएबल का बन सकता है, इंट वेरिएबल का भी पॉइंटर बनता है, फ्लोट का भी बनता है, डबल का, एरेस का भी पॉइंटर बनता है, ये हमने पढ़ा था। एरेस का भी पॉइंटर बनता है, स्ट्रिंग्स का भी बनता है, और अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स का भी पॉइंटर बनता है। तो लेकिन ये जो टेक्निक है ना ये ज्यादातर यूज होती है स्ट्रिंग्स के साथ, स्ट्रिंग पॉइंटर्स के साथ। ठीक है, तो हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। अच्छा, ये अब आप देखें, ये हम टॉपिक क्या देख रहे थे कि पासिंग पॉइंटर्स टू फंक्शंस। तो ये हमने फंक्शन बनाया एक स्वैप के नाम से, ये देखें आप। अच्छा, ये मैंने डिक्लेरेशन, ये फंक्शन डिक्लेरेशन यहाँ की है मैंने, और उसके बाद यहीं से मैंने उसकी फंक्शन डेफिनेशन भी इधर ही कर दी है। यू कैन डू दिस, इसमें कोई इशू नहीं है। वैसे नॉर्मली हम क्या करते थे कि फंक्शन डेफिनेशन हम मेन फंक्शन के बाद जाके लिखते थे। तो इट्स अप टू यू, अगर आप चाहें तो ऊपर भी डेफिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये एक फंक्शन है, उसका नाम है स्वैप।
ये डबल बी मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि स्वैप को वो हाईलाइट कर रहा था इस तरह से ना ग्रीन कलर में, तो उसको मैंने ये देखे, मैं इसको ये देखें, तो बिल्ट इन कोई इससे कोई कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए मैंने डबल पी लगा दिया था इसके साथ। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये क्या है, ये दिस इज बेसिकली एन इंट पॉइंटर। फंक्शन के पैरामीटर्स में आपने दो इंट पॉइंटर्स मेंशन किए हैं, ये फंक्शन दो इंट पॉइंटर्स को रिसीव करेगा। ठीक है, और फिर इसकी डेफिनेशन आ गई, और यहाँ पे हमने वेरिएबल्स के नाम यानी कि पॉइंटर्स के नाम भी लिख दिए हैं, एक्स पॉइंटर और वाई पॉइंटर। फिर हमने इसमें किया है क्या, स्वैप बेसिकली करेगा क्या, इसका नाम से जाहिर है क्या करेगा, ये स्वैप, इंटरचेंज, एक्सचेंज, इन दोनों वैल्यूज को आपस में एक्सचेंज करेगा। यानी जो एक्स पॉइंटर की वैल्यू होगी वो चली जाएगी वाई पॉइंटर में, और वाई पॉइंटर की वैल्यू एक्स पॉइंटर में। तो लॉजिक सिंपल है, आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि आप एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे और उस टेम्परेरी वेरिएबल में पहले इसकी वैल्यू कॉपी कर देंगे एक्स पॉइंटर की, फिर एक्स पॉइंटर में वाई पॉइंटर की वैल्यू जाएगी, और फिर टी से वैल्यू उठा कर आप वाई पॉइंटर में डाल देंगे। ठीक है, ये लॉजिक आप लोगों ने पढ़ी हुई है कई दफा। उसके बाद मेन फंक्शन में चलते हैं। यहाँ हमने दो वेरिएबल्स बनाए हैं, सिंपल वेरिएबल्स हैं, और उनकी वैल्यूज को हमने प्रिंट कर दिया है, सिंपल। ठीक है, वैल्यूज प्रिंट करने के बाद अब ये फंक्शन कॉल हो रही है, इसको अगर गौर से देखें आप, दिस इज फंक्शन कॉल, और यहाँ पे ये क्या जा रहा है, ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए इज बीइंग पास्ड टू एक्स पॉइंटर। इसका मतलब बिल्कुल यही है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं ऐसे x इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, इसका मतलब बिल्कुल यही है। मतलब एक एड्रेस जा रहा है x पॉइंटर के पास, और b का एड्रेस किसके पास जा रहा है। ये जो टेक्निक है ना, ये पॉइंटर्स पास करने की, ये मैंने समझाई थी आपको फंक्शंस के चैप्टर में। उसमें एक टॉपिक आया था कॉल बाई रेफरेंस, कॉल बाई वैल्यू, और ये वाली टेक्निक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कॉल बाई रेफरेंस में था, ये रेफरेंस का मतलब होता है मेमोरी एड्रेस। तो ये एड्रेस पास हो रहा है ए का एक्स के अंदर, और बी का एड्रेस पास हो रहा है वाई के अंदर। अब फंक्शन यहाँ पे एक्स और वाई में जो भी चेंज करेगा उसका इफेक्ट यहाँ पर ए और बी के ऊपर भी पड़ेगा। वहां पे एक्स की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू ए की हो जाएगी, और वहां पे वाई की जो वैल्यू चेंज होगी वही वैल्यू बी की हो जाएगी। ये कॉल बाई रेफरेंस की स्पेशलिटी है। कॉल बाई वैल्यू में ऐसा नहीं होता। कॉल बाई वैल्यू में ये जो पैरामीटर्स हैं इनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती, चाहे यहां से चेंज भी कर दें तो उन पे इफेक्ट यहां पे नहीं पड़ता, लेकिन कॉल बाई रेफरेंस में चेंज हो जाती है। ठीक है, और इनको वैसे हम एक्चुअल पैरामीटर्स भी कहते हैं, ये भी मैंने समझाया था आपको, एक्चुअल पैरामीटर्स। और ये जो जहां पे वैल्यूज रिसीव हो रही हैं इसको फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं। तो इस टेक्निक में ये जो कॉल बाई रेफरेंस हो रहा है इसमें एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यूज चेंज होती हैं फॉर्मल पैरामीटर्स के चेंज होने से। ठीक है, तो ये फंक्शन कॉल होने के बाद जैसे ही वापस आएगा तो फिर हम स्वैपिंग के बाद एक दफा फिर ए और बी की वैल्यूज को प्रिंट करवाएंगे। तो ये अब इसको हम रन करके देखते हैं, इसका आउटपुट क्या आएगा मुझे बताएं आप लोग। वेरी नाइस, शाबाश। स्वैप करने के बाद इन वेरिएबल्स की वैल्यूज आपस में चेंज हो जाएंगी। ठीक है, बिफोर स्वैपिंग A is 10 and B is 20, and after swapping A is 20 and B is 10. क्लियर। तो ये जो अभी तो हमने पॉइंटर्स पास किए थे इंट टाइप के, लेकिन आप किसी भी टाइप के पॉइंटर्स पास कर सकते हैं, फ्लोट के, एरेस के पॉइंटर्स, स्ट्रिंग्स के पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर्स के पॉइंटर्स, किसी भी तरह के पॉइंटर्स फंक्शंस को पास किए जा सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंटर्स टू स्ट्रक्चर्स। ये है जी हमारा स्ट्रक्चर। अब मेमोरी रिकॉल करें आप, हम स्ट्रक्चर कैसे बनाते थे, ये आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, और हमने ये बुक टाइप का स्ट्रक्चर सीखा था बनाने, कैसे बनाने हमने। ठीक है, तो अब आप यहां पे आ जाएं, इस लाइन पे क्या लिखा हुआ है, ये हमने स्ट्रक्चर टाइप का एक वेरिएबल बनाया, उसका नाम क्या रखा है, उसके 3 मेंबर्स होंगे, टाइटल, पेजेस और प्राइस। अच्छा, इसको हम कैसे एक्सेस करते थे, बी डॉट
ऐसे एक्सेस करते थे ना, बी डॉट टाइटल, बी डॉट पेजेस, बी डॉट प्राइस। लेकिन हम चाहें तो उसको स्ट्रक्चर को एक पॉइंटर भी असाइन कर सकते हैं, जैसे यहां पे हम बना रही हैं, देखें ये हमने पॉइंटर का नाम क्या रखा है, पी, और उसको एड्रेस किसका दे रहे हैं, व्हाट इज बी, बी इज अ वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब ये जो पॉइंटर है ये इसके सारे मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, लेकिन डॉट के जरिए नहीं। इसके लिए स्पेशल ये एक ऑपरेटर है, इसको एरो ऑपरेटर कह ले, इसको वैसे इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी गालबन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये देखें कैसे एक्सेस करेंगे, पॉइंटर का नाम क्या है, उसके बाद आप ये डैश और फिर ये ग्रेटर देन के साइन लगाएंगे, तो आप इसके सारे मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं पॉइंटर के थ्रू। पॉइंटर के थ्रू स्ट्रक्चर वेरिएबल के मेंबर्स को एक्सेस किया जा रहा है। ठीक है, तो ये टेक्निक भी यूज की जाती है, स्ट्रक्चर को डायरेक्टली भी एक्सेस किया जा सकता है और पॉइंटर के थ्रू भी एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, समझ आ गई बात। तो हमने ये देखें, पहले हमने उसके टाइटल का जो मेंबर है उसको वैल्यू असाइन की है, फिर उसके पेजेस के मेंबर को, और फिर हमने उसके प्राइस के मेंबर को, और फिर उसको हमने यही ऑपरेटर यूज करते हुए उसकी वैल्यूज को हमने प्रिंट करवा दी। ठीक है, यहाँ पे पॉइंटर का नाम लिख के ऐसे ऐसे नहीं नहीं नहीं, मेंबर का नाम लिखेंगे, मेंबर का नाम लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब उसको रन करते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, सिंपली हम ये जो वैल्यूज असाइन की है ना, ये वैल्यूज हमने प्रिंट करवाई है सिंपल। तो ये उसका टाइटल प्रिंट हो गया, पेजेस, प्राइस वगैरह। अच्छा जी, ये टॉपिक हो गया। अब एक बच्चे ने सवाल किया था लास्ट लेक्चर में कि क्या हम एरे का साइज अपनी मर्जी से दे सकते हैं यूजर से पूछ के। वैसे तो अभी तक हमने जो एरेस पढ़ी थी ना, उसमें क्या था कि हम साइज बताना पड़ता है हमें कि 10 एलिमेंट्स की एरे या 100 एलिमेंट्स की एरे शुरू में डिफाइन करनी पड़ती हैं और बाद में वो साइज चेंज नहीं हो सकता। लेकिन इज इट पॉसिबल कि हम जो उसका साइज है वो डायनामिकली असाइन करें यूजर से पूछ के। फॉर एग्जाम्पल हमें श्योर नहीं है क्लास में कितने बच्चे हैं और हमने उनके मार्क्स का डाटा स्टोर करना है, हमें पता ही नहीं है 30 स्टूडेंट हैं, 50 हैं, 100 हैं, यूजर बताएगा हमें कितने स्टूडेंट्स हैं। यूजर से पूछ के फिर हम उसकी एरे बनाएंगे उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जितनी यूजर बोलेगा, डायनामिकली एरे बनेगी डायनामिकली। तो वो हम पॉइंटर्स के थ्रू बनाएंगे और इसके लिए हम ये स्पेशल कीवर्ड्स हैं न्यू और डिलीट, ये हम स्पेशली ये इन ऑपरेटर्स को यूज करके मेमोरी से एक स्पेशल स्पेस उठाएंगे। ठीक है, देखिए जब आप कोई वेरिएबल बनाते हैं ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन आती है कि 4 बाइट्स की जगह चाहिए, वो उठा के दे दो मुझे, उसका नाम मैंने एक्स रखना है। उसके बाद आप एक्स के हवाले से बात करोगे, उसके पीछे जो एड्रेस लगा हुआ है मेमोरी का वो सर दर्द है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो जाने एड्रेस जाने, आपने सिर्फ वेरिएबल से कंसर्न रखना है। आपको इस चीज से कोई कंसर्न नहीं कि पीछे मेमोरी एड्रेस कौन सा लगा हुआ है इसके और कैसे लगा है। लेकिन ये अब ये इन ऑपरेटर्स को यूज करते हुए आप ये सारा काम खुद कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेंगे भाई आप साइड पे हो जाओ, मैं खुद मेमोरी में जाकर जगह लूंगा, मेमोरी से जाकर खुद जगह लूंगा, जितने बाइट्स चाहिए होंगे मैं खुद उठा लूंगा, आप साइड पे हो जाओ। ठीक है, तो ये हेल्पफुल तो है लेकिन ये बहुत डेंजरस ऑपरेटर्स भी हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को बाईपास करना इसका मतलब है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी को बाईपास कर रहे हैं, आप डायरेक्टली मेमोरी में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं और आप कोई ऐसा प्रोग्राम भी बना सकते हैं जिसकी आपकी मेमोरी सारी फुल हो जाए, सारे प्रोग्राम चलते चलते बंद हो जाए, ये भी हो सकता है। इसको यूज करते हुए वायरसेस भी बन सकते हैं। ठीक है, तो मेमोरी और सीपीयू को डायरेक्ट डील करना जो है वो आसान काम नहीं है। खैर इसको हम स्टार्ट करते हैं, इसके टेक्निक पढ़ते हैं हम। ये देखें, ये हमारे पास एक पॉइंटर है और हम इससे पहले क्या कर रहे थे,
कि हम कोई वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल बनाते थे और यहाँ पे उसका एड्रेस इसको असाइन कर देते थे, ऐसे ही करते थे ना। ऑपरेटिंग सिस्टम जाने कि वो कहाँ से एड्रेस उठा के उसको असाइन करता है, लेकिन अब हम ये काम नहीं कर रहे, हम वेरिएबल नहीं बना रहे, सिंपल वेरिएबल। हम क्या कह रहे हैं, p इज इक्वल टू न्यू इंट। इन न्यू इंट का मतलब है 4 बाइट्स, न्यू 4 का मतलब है 1 बाइट, न्यू फ्लोट का मतलब भी 4 बाइट, न्यू डबल का मतलब 8 बाइट्स। और अगर आप ऐसे लिख देंगे न्यू 4 और आगे आपने 80 लिख दिया, इसका मतलब है 80 बाइट्स। ठीक है, ये आप अपनी मर्जी की स्पेस वहां से जाके उठा रहे हैं। देयर इज नो वेरिएबल अटैच टू द मेमोरी स्पेस, डायरेक्ट पॉइंटर है। अब वेरिएबल दरमियान से हट गए, आप पॉइंटर डायरेक्ट मेमोरी से बात कर रहा है। ठीक है, दरमियान में कोई वेरिएबल नहीं है। तो ये आपको 4 बाइट्स की जगह मिलेगी और उसका एड्रेस किसके पास आ जाएगा, पी के पास। उसके बाद सिंपल आप इनपुट लेंगे या उसको कोई वैल्यू साइन कर दें, जो भी आपने वैल्यू देनी है उसको। और उसके बाद मैंने उसकी वैल्यू प्रिंट करवाई है यूजिंग द स्टार ऑपरेटर, और उसके बाद एड्रेस प्रिंट करवाया है यूजिंग सिंपल पी। ये मैंने आपको डिफरेंस बताया हुआ है, सिंपल पी लिखेंगे तो क्या प्रिंट होगा, स्टार पी लिखेंगे तो क्या प्रिंट होगा। सिंपल पी लिखने से मेमोरी एड्रेस प्रिंट होता है, स्टार पी लिखने से उस मेमोरी एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू प्रिंट होती है। ठीक है, और उसके बाद ये क्या किया हमने कि पॉइंटर का लिंक उस मेमोरी से खत्म कर देंगे। ठीक है, यहां से इस स्टेटमेंट से क्या होता है, P is linked to 4 bytes of memory somewhere। मेमोरी में जहां कहीं उसको 4 बाइट्स की जगह मिलेगी, उसका एड्रेस उठा के दे देगा P को। ठीक है, और जब आप डिलीट P लिखते हैं, इट मीन्स मेमोरी इज रिलीज्ड और सेट टू फ्री। जब आप डिलीट करते हैं, इट मीन्स कि आपने वो जो मेमोरी पे कब्जा किया हुआ था वो कब्जा छोड़ दिया आप, अब वो कोई और उसको यूज कर सकता है मेमोरी। ठीक है, तो ये डिलीट पी जो है ना, ये लाजमी यूज करना है आपने। अगर आपने न्यू कीवर्ड यूज किया है तो फिर डिलीट कीवर्ड भी आपने लाजमी यूज करना है। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप डिलीट नहीं करेंगे तो वो मेमोरी ऑक्यूपाइड रह जाएगी, वहां पे ऑक्यूपाइड रह जाएगी और कोई उसको यूज भी नहीं कर सकेगा। आपने भी उसका यूज छोड़ दिया है लेकिन डिलीट नहीं किया आपने, तो वो ऑक्यूपाइड रहेगी और कोई और प्रोग्राम उस मेमोरी को यूज नहीं कर सकेगा। और फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर लिख देता हूं न्यू 4 दिस एंड आई डोंट यूज दिस स्टेटमेंट, तो क्या होगा, इतनी सारी मेमोरी पे कब्जा कर लेगा और किसी और यूज नहीं करने देगा, बाकी सारे प्रोग्राम फाड़ेगा। ठीक है, अपने अपने प्रोग्राम अपने कंप्यूटर पे टेस्ट कीजिएगा। तो दैट इज व्हाई इट इज टू मच डेंजरस, डिलीट स्टेटमेंट इज अ मस्ट। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपने बहुत लेंथी प्रोग्राम बनाया और शुरू में आपने न्यू लगाया और एंड पे जाके आपने लगाया पी, वो दरमियान में कहीं एरर आया, उधर प्रोग्राम दरमियान में क्रैश हो गया और वो मेमोरी ऑक्यूपाइड ही रह गई, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको रन करके देखते हैं। आपसे पूछ रहे कोई इंटीजर बताएं जी, हमने बता दिया 25। अब देखें वो उसकी वैल्यू भी प्रिंट कर रहा है और ये भी बता रहा है कि 25 कहां पे स्टोर हुआ है, किस मेमोरी एड्रेस पे। ठीक है, ओके, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर कि अगर हम एरे यूजर की मर्जी की बनाना चाहें, वैसे तो नॉर्मली अगर आपने एरे बनानी हो तो आप क्या लिखते हैं, इंट एरे का नाम और उसका साइज, ऐसे लिखते हैं ना। ये जो साइज है ना, साइज ये यूजर बताएगा, आप उसको प्रोग्राम के अंदर फिक्स नहीं करेंगे। वो कैसे बताएगा, ये हमने उस यूजर से इनपुट लिया, ये देखें लेंथ ऑफ द एरे, उसने कहा जी जो भी वैल्यू दी उसने, फॉर एग्जांपल उसने 5 दिया तो n की वैल्यू हो जाएगी 5। अब इस स्टेटमेंट पे जरा गौर करेंगे, क्या कह रहा, हम इसे कह रहे हैं कि 5 इंट वेरिएबल्स की जगह बनाओ, 5 इंट वेरिएबल्स की, तो कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा, 20 बाइट्स। एक इंट कितने बाइट्स लेता है,
तो 5 इंट कितने लेंगे? 20 बाइट्स, ठीक है। उसके बाद ये मैंने एक फंक्शन बनाया है, बल्कि मैंने नहीं बनाया, बुक से देख के लिखा है। ये गेट फंक्शन आपको बुक से मिलेगा, खुद डिजाइन किया है जस्ट इनपुट लेने के लिए, ठीक है। ये सिंपल वो उतनी दफा लूप चला के ना, जितनी भी उसकी एरे की लेंथ होगी ना, उतनी दफा लूप चला के वो सारी वैल्यूज को इनपुट ले लेगा, ठीक है। और उसके बाद इनपुट लेने के बाद फिर वो उन सारी वैल्यूज को क्या कर रहा है? प्रिंट। ये मैंने चीजें समझाई हुई हैं आपको, इसका क्या मतलब है? स्टार पी प्लस प्लस का मतलब है कि पहले इनपुट लो स्टार पी में, और इनपुट लेने के बाद इसमें इंक्रीमेंट कर दो, बिकॉज दिस इज पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। ये पहले अपना करंट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, जो कि है यहाँ पे करंट ऑपरेशन कौन सा है? इनपुट। पहले वो इनपुट लेगा, इनपुट लेने के बाद पॉइंटर की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देगा, तो वो नेक्स्ट एलिमेंट पे चला जाएगा, ठीक है। जब आप किसी इंटीजर पॉइंटर को इंक्रीमेंट करते हैं 1 का, तो वो 4 बाइट्स मूव होता है आगे। ये बात मैंने बताई थी आपको, ठीक है। तो इसी तरह इनपुट लेने के बाद आपने ये सारी वैल्यूज प्रिंट कर दी, और फिर आपने ये चीज नहीं भूलनी, डिलीट आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के। ये इंडिकेट करता है कि पॉइंटर के साथ जितने भी एलिमेंट्स की एरे अटैच है, वो सारा जो मेमोरी आपने ऑक्यूपाई की है उसको फ्री कर दो, ठीक है। अब देखें क्या पूछ रहे हैं, एंटर लेंथ ऑफ द एरे। हमने कहा जी 4 एलिमेंट्स की एरे बनाओ। अब ये 4 दफा इनपुट लेगा आपसे, हमने ये इनपुट दिया, फोर इनपुट्स हो गए, उसने आपको मैसेज दे दिया एंटर्ड वैल्यूज आर दीज वैल्यूज, ठीक है। अगर हम इसको दोबारा फिर रन करें, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा थ्री एलिमेंट्स की एरे बनाओ, तो अब वो आपसे 3 इनपुट्स लेगा। अब फोर्थ इनपुट तो नहीं लिया उसने आपसे, 3 इनपुट्स लिए। तो ये चीज समझ आ गई आप? अच्छा, मेमोरी लीक का मतलब मैंने आपको समझा दिया, वैसे आपका नाम मैंने यूज नहीं किया। जब आप मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेते हैं लेकिन उसको रिलीज नहीं करते, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं मेमोरी लीक। वो मेमोरी ऑक्यूपाइड रह जाती है, कोई और प्रोग्राम उसको यूज नहीं कर सकता, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं मेमोरी लीक, ठीक है। चलिए, पॉइंटर्स का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।